तो अब ये केसेस बेसिकली को मोटिवेट कौन करता है सर? सी Do you see a very large part of lawyers motivating this? क्योंकि मैं आपको एक केस बताता हूँ। आई हैव कपल ऑफ फ्रेंड्स, एक का डिवोर्स फाइलिंग हुआ तो उसने बोला भाई लॉयर्स के पैकेजेस बने हुए हैं यार। मतलब लॉयर बताता है कि तुम्हें ये लगाना है, डोमेस्टिक वायलेंस लगाना है, तुम्हें डाउरी भी लगाना है, तुम्हें डाउरी के साथ फैमिली को भी लपेटना है। तो पूरे केसेस बने हुए हैं, हर एक का अलग अलग हिसाब है। और वो इस हिसाब से वो प्रॉपर सेलिंग चलती है कि यू शुड बाय दिस, व्हाई यू नॉट डूइंग दिस। तो मोटिवेशन इज कमिंग फ्रॉम द लीगल इकोसिस्टम सी आल्सो। मैं आपको बताता हूँ, जब दो लोगों के बीच में मैरिज इज नॉट वर्किंग आउट, ठीक हाँ। है, हमारे पास ऐसे भी केसेस हैं, हालांकि ये रेयर इंस्टेंसेस हैं, बट ऐसे भी केसेस हैं जहाँ पर दोनों हस्बैंड एंड वाइफ पढ़े लिखे हैं, बोथ आर अर्निंग, both are have a good career, and they may or may not have child, but they understand that the welfare of the child is also important, and the litigation will also make the child suffer, हम्म। and they take a call that we want a graceful exit from this relationship. ओके। हमने कोई mudslinging नहीं करनी, we don't want to wash the dirty linen in the public, we want a graceful exit. They will sit across, decide their terms and condition, go and take a mutual consent divorce. That is one thing. ठीक है। वो भी lawyers ही करवाते हैं mutual consent divorce ठीक जब है। फाइनल होता है। लेकिन दूसरा ये होता है कि जब आप एक लॉयर के पास जाते हैं और एक वाइफ कहती है कि मुझे डिवोर्स लेना है, तो अल्टीमेटली इट इज फॉर यू टू डिसाइड हाउ यू वांट टू कम आउट ऑफ दिस रिलेशनशिप। क्या आपको अपना वेंजेंस सेटिस्फाई करना है और एलिमनी के लिए फाइट करना है? हम्म। और बहुत सारे केसेस में ये होता है कि व्हाई आर यू नॉट टेकिंग एलिमनी? फ्रॉम द लॉयर साइड नो, सो बेसिक लॉयर्स करते हैं। आप ये पहले तो ये जो मैंने सुना है, हाँ, क्या वो रियल है? नो, सो बेसिकली लॉयर आपसे पूछेंगे कि आप किस तरीके से डिवोर्स चाहते हैं, ठीक है। ओके। लड़की जाके बोलती है कि भाई मेरे फादर ने शादी के ऊपर इतना खर्चा किया, मेरा इतना एक्सपेंसेस हुआ, ये हुआ वो हुआ, आई वांट कॉम्पनसेशन। तो फिर वो आप बताते हैं कि अच्छा, ये लॉज हैं आपके लिए, हम्म। ठीक है, आप 498A फाइल कर सकते हो, आप डोमेस्टिक वायलेंस का केस फाइल कर सकते हो, ये मेंटेनेंस का केस है, बच्चा है तो ये होगा। तो बेसिकली वहीं से ये पूरा phenomena start होता है when you decide how you want to take forward your exit route. बट आपको इज इट बीइंग सोल्ड आल्सो इज व्हाट आई एम आस्किंग। so basically see, lawyers conduct themselves as per the Advocate Act, ठीक है, हम्म। they are supposed to take instructions from their clients, and ultimately the client has to sign an affidavit that whatever is being presented in the court, submitted in the court, I have read that, and my consent is there, and it is as per my instructions. So, and we are dealing with adults here who've हम्म। got married, who've stayed together, who got a child. So somebody telling you कि आप किसी को जेल में डलवा दो और आप उसकी बात मान के कह दें कि हाँ, कि भाई ये तो किसी के कहने से हुआ है, so you are not a toddler, you are बट a देयर इज एन इंसेंटिव टू इट ना। आई विल गेट मनी। मेरे को 1-2 करोड़ रुपए मिल जाएंगे, मतलब 2 करोड़ रुपए के लिए तो फिर देन। हाँ, देयर इज एन इंसेंटिव दैट अगर आप केसेस करेंगे और अगर आप दबाव बनाएंगे अपने हस्बैंड और उसकी फैमिली के अगेंस्ट, और आप उनसे सेटलमेंट, ह्यूज सेटलमेंट अमाउंट मांगेंगे, हम्म। और इट मे टेक सम टाइम, और आपके बाद यू विल बी एबल टू गेट दैट मनी आउट ऑफ दिस रिलेशनशिप। हम्म। सो ये मोटिवेशन तो हमेशा से रहता ही है। कहती है। तभी हम कहते हैं कि ये कानून जो बनाए गए थे फॉर शील्डिंग, दे आर बीइंग यूज्ड एज अ वेपन, ठीक है। यस। आप सामने वाली पार्टी को दबाव बनाने के लिए, और जब आप ये केसेस फाइल करते हैं, कोई डाउरी डिमांड नहीं है, कोई डोमेस्टिक वायलेंस नहीं हुआ है, कोई ऐसा वायलेंस नहीं हुआ है, लेकिन अगर आप केस फाइल करेंगे तो आप लिखेंगे कि मेरे को डाउरी के लिए हरास किया गया, आप ओके। लिखेंगे कि मेरा सारा ज्वेलरी श्रीधन मेरे हस्बैंड और उसकी फैमिली मेंबर्स ने इंटरेस्ट करके रखा हुआ है, आप लिखेंगे कि ये इस तरह का वायलेंस हुआ। टू मेक आउट दैट इंटायर केस यू विल राइट ऑल दीज फॉल्स थिंग्स, और अल्टीमेटली ये कोर्ट में जाएगा। तो देखो, झूठ के पैर नहीं होते। अल्टीमेटली जब हम बात कर रहे हैं कि ये इतना अक्विटल होता है, कि जब ये ट्रायल में जब ये मैटर जाते हैं और एविडेंसेस होते हैं, क्रॉस एग्जामिनेशंस होते हैं, तो ये निकल के आता है कि ये सारी फॉल्स स्टेटमेंट्स दी गई थी, फॉल्स एलिगेशंस लगाए गए थे। और फॉल्स ऑल। एलिगेशंस क्यों लगाए गए थे? कि दबाव बनाया जाए, प्रेशर बनाया जाए, सेटलमेंट किया जाए, और सेटलमेंट के नाम पे मोटी रकम हस्बैंड और उसकी फैमिली मेंबर से ले ली जाए। मेक सेंस। सर मतलब ये तो काफ़ी ड्रेनिंग प्रोसेस होता होगा फॉर बोथ द पार्टीज एक्चुअली। मतलब
एक लड़की के लिए भी और लड़के के लिए ज़्यादा होता है क्या? सो बेसिकली जब एक कंप्लेंट क्राइम अगेंस्ट वुमेन सेल में जाती है, हस्बैंड को बुलाया जाता है। ठीक है, ठीक है, चाहे वो हस्बैंड उस सिटी में रहता है, चाहे वो हस्बैंड किसी और सिटी में रहता है, उसको बुलाया जाता है। आना पड़ेगा। उसको आना पड़ेगा, उसको अपनी अपनी स्टेटमेंट्स देनी पड़ेंगी, और हस्बैंड के फैमिली मेंबर्स जो है, उसके ओल्ड पेरेंट्स होंगे, उसके कोई रिलेटिव्स होंगे, उनको भी बुलाया जाता है, जिन जिन के ऊपर एलिगेशन है पे, तो इंक्वायरी की जाती है। और उस इंक्वायरी के बाद अल्टीमेटली या तो ये कहा जाता है कि यू बाउ डाउन टू द डिमांड्स ऑफ द वाइफ, या तो जो जो उनकी कंडीशंस हैं उनको आप अग्री कर जाओ, जो जो पैसा मांगा जा रहा है उसके आगे हाथ जोड़ के पैसा दे दो, या फिर आपकी एफआईआर कर दी जाएगी। अच्छा, ठीक है, अल्टीमेटली अगर ये जो प्रोसेस है मीडिएशन का, ये अच्छा अभी फ्रूटफुल, तक एफआईआर नहीं हुई है। अभी तो एफआईआर नहीं इंक्वायरी है, किस बात पे हुई है? कंप्लेंट के ऊपर, जो कंप्लेंट दी गई है, जिस और क्या कंप्लेंट में इंक्वायरी होती है उस पे? जो कंप्लेंट दी गई है उसमें जो भी एलिगेशंस दिए गए हैं वो कंप्लेंट रजिस्टर होती है। उसके बाद हस्बैंड और उसकी फैमिली मेंबर्स को बुलाया जाता है, जो भी अक्यूज पर्सन है, और इंक्वायरी के नाम पे उनको बिठाया जाता है और उनको बोला जाता है कि या तो आप सेटल कर लीजिए, हुँ, ठीक है, या फिर आपकी एफआईआर होगी। ठीक है, तो अब सेटलमेंट के भी बहुत सारे होते हैं, कभी कभी रिकंसिलिएशन की भी बात होती है कि इन इन टर्म्स एंड कंडीशंस पे आप दोबारा से एक साथ रह लें। वाइफ कहती है कि मैं अपने सास ससुर के साथ नहीं रहूंगी, मुझे घर अलग से चाहिए तो मैं रह लूंगी, या ठीक है, फिर वाइफ कहती है कि मेरे नाम पे प्रॉपर्टी करो तब मैं जाके रहूंगी। अच्छा। डिफरेंट तरह की डिमांड्स इस तरह से वहाँ पर प्रेशर टैक्टिक्स की तरह प्ले बिफोर द एफआईआर। बिफोर द एफआईआर। अच्छा, और या फिर मुझे इस मैरिज में नहीं रहना है, मुझे डिवोर्स लेना है, मुझे इतने लाख या इतने करोड़ रुपए दे दिया जाए। हुँ। प्रेशर बनाया जाता है कि अगर नहीं हुआ तो भाई देखो आपके ऊपर एफआईआर हो जाएगी। सर कोई केस के हिसाब से बताइए मतलब। तो मैं थोड़ा और मतलब हाउ इज़ इट गेटिंग मिसयूज्ड? क्योंकि मेरे को ऐसा लग रहा है अगर किसी लड़की ने पैसा भी माँग लिया, हाँ। तो अब हो सकता है वो लड़की के पास खुद के पास काम नहीं हो, तो उसने पैसा माँग लिया तो शायद सही करा कि भाई हस्बैंड कमा रहा है, वो घर देख रही थी, नो, या उसको सास-ससुर के साथ नहीं रहना, उसकी नहीं बनती तो उसको अलग रहना है। अभी रिसेंटली जैसे एक केस है, हाँ, अ, वो मध्य प्रदेश का केस है, और बहुत डिटेल्स में मैं नहीं जाऊंगा बिकॉज सब जुडिस मैटर है, लेकिन उसमें क्या है, 10 दिन की शादी है, 10 दिन के बाद लड़की जो है वो वापस आ गई है अपने घर में दिल्ली में। अच्छा, और कहानी ये है कि लड़की को की शादी वहां पर फोर्सेबली करवाई गई है। लड़की नहीं चाहती थी वहां पे शादी करना, उसके अच्छा, पेरेंट्स ने उसको प्रेशर किया कि नहीं, ये करनी लड़का पड़ेगी। अच्छा है, इसकी गवर्नमेंट जॉब है, सेटल्ड है, वही ये है, प्रॉपर जो अरेंज हमारी मैरिज वाला हमारी सेटअप होता है। कम्युनिटी का है। और एंड शी वेंट देयर एंड आफ्टर फ्यू डेज शी केम बैक, ओके। एंड नाउ जो भी रीजन रहे, चाहे वो सोशल जस्टिफिकेशन हो, चाहे कुछ भी हो, हुँ, लड़की ने कह दिया मेरे को वहाँ पे नहीं रहना है। लड़के ने 2-3 बार रिकंसिलिएशन की कोशिश करी, अपने रिलेटिव्स के थ्रू बात करने की कोशिश करी। एक बार उसको वापस लेकर आए कि चलो लेट्स गिव इट अ ट्राई एंड ऑल दैट। दिस मैरिज इज़ आल्सो नॉट कंसुमेटेड नाउ। हुँ, ठीक है? और अभी सिचुएशन ये है कि लड़की पुलिस स्टेशन में गई है, सीएडब्ल्यू सेल में पहले गई है, और उसके अगेंस्ट डाउरी की कंप्लेंट कर दी गई, सीएडब्ल्यू सेल क्या होता है? क्राइम अगेंस्ट वुमेन सेल। अच्छा, ओके। ठीक है? और हस्बैंड के ऊपर, हस्बैंड के पेरेंट्स के ऊपर, उसकी दोनों बहनें जो मैरिड हैं पहले से, और शायद सिर्फ उनका इंटरेक्शन सिर्फ शादी वाले दिन हुआ होगा, उन सब के ऊपर डाउरी के एलिगेशंस लगा रखे हैं। और अब एक बार ये लड़के को बुलाया गया, उसके ऊपर प्रेशराइज किया गया कि भाई आप इतने लाख रुपया दे दो। उसने कहा मैं ना मैंने कुछ गलत किया है और ना मैं इतना अफोर्ड कर सकता हूँ, और डाउरी का तो सवाल ही नहीं उठता कि हमने कोई कुछ मांगी हो, बहुत ही सिंपल मैरिज थी। उसने मना कर दिया और कुछ समय बाद उसके ऊपर एफआईआर हो जाती है। अब एफआईआर हो गई है, वो बैंगलोर में काम करता है, हर कुछ दिन के बाद उसको बैंगलोर से बुलाया जा रहा है। उसकी सिस्टर्स दूसरी सिटी में हैं जो मैरिड हैं, उनको बुलाया जा रहा है कि आप आइए इन्वेस्टिगेशन जॉइन करिए। उन सबको 41A का नोटिस दिया गया है टू जॉइन द इन्वेस्टिगेशन। व्हाट इज़ दैट? 41A? 41A का नोटिस, जैसे कि मैंने आपको बताया था अनिश कुमार की जब जजमेंट आई थी, अच्छा, तो ये 41A सीआरपीसी की गाइडलाइंस हैं, जो अक्यूज्ड को नोटिस दिया जाता है कि आप आइए, आप इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन कीजिए। ठीक है। तो वो नोटिस देके उनको बुलाया जाता है, तो अब उसके पेरेंट्स को, इसके सिस्टर्स को, इन सबको नोटिस देके बुलाया जा रहा है, और इसके ऊपर डोमेस्टिक वायलेंस का केस भी कर दिया गया है। और तो वही 10 दिन में ही? 10 हाँ, दिन की मैरिज? जिस दिन, हाँ, 10 दिन की मैरिज है, और जिस दिन 498A की एफआईआर हुई है उसी दिन डोमेस्टिक वायलेंस का भी केस तो ये लड़की के रजिस्टर हो गया। पेरेंट्स क्या कह रहे हैं? लड़की के पेरेंट्स
लड़की के सपोर्ट में है, उन्हीं के सपोर्ट से ये सारा केस फाइल हुआ है और अल्टीमेटली हस्बैंड को कहा जा रहा है कि आप इतना पैसा दे दो तो ये आपका केस खत्म कर देंगे और क्वॉशिंग हो जाएगी, डोमेस्टिक वायलेंस का केस हम विड्रॉ कर लेंगे, नहीं तो आप केस लड़ो। अब उसका करियर, उसकी नौकरी है बैंगलोर में, वो नौकरी से छुट्टी लेके अभी आ रहा है और हर कुछ दिन के बाद उसको बुलाया जा रहा दिल्ली है में? दिल्ली में। अच्छा। और उसके ऊपर ये प्रेशर है, उसके ऊपर ये प्रेशर है कि उसकी मैरिड सिस्टर्स को इन्वॉल्व कर दिया गया है। और आप देखिए कि 498 का केस, डोमेस्टिक वायलेंस का केस, अब वो अल्टीमेटली वो भी डिवोर्स ही चाहता है और ही इज इंटैंगल्ड इन दिस वेब वेयर ही इज, मतलब उसको एग्जिट रूट नहीं है उसके लिए कि क्या करे, या तो वो पैसा दे और या फिर वो केसेस फाइट करे। और कितना पैसा देना पड़ेगा? देखो, इसका कोई कितना पैसा देना पड़ेगा सेटलमेंट में का कोई थंब रूल नहीं होता। किसी केस में एक आदमी के लिए 10 लाख रुपए भी बहुत ज़्यादा है और उससे 25 लाख मांगे जाते हैं, और किसी केस में एक आदमी से 5 करोड़ रुपया भी मांग लिया जाता है। मतलब देयर इज, इट डिपेंड्स ऑन द पेइंग कैपेसिटी ऑफ द पार्टीज एंड हाउ मच द पार्टीज कैन पे, और उसी हिसाब से इस तरह से तो एक्स्ट्रा सर इसमें आपका क्या रोल आएगा? फॉर एग्जांपल अब वो लड़का है, वो कोई केस नहीं कर सकता इनके ऊपर? अनफॉर्चुनेटली अगर एक आदमी के ऊपर डोमेस्टिक वायलेंस हुआ हो तो वो डोमेस्टिक वायलेंस का केस नहीं कर सकता। हमारा जो डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट है वो जेंडर न्यूट्रल नहीं है। इट प्रोटेक्ट्स अच्छा। ओनली द वाइफ, इट प्रोटेक्ट्स ओनली द वुमन। मतलब मेरे को मेरी बीवी से थप्पड़ पड़ रहे हैं तो वो मजाक ही है एक तरीके से, क्योंकि मजाक की तरह ही अगर देखा जाता है। अगर हस्बैंड को हम्म। उसकी वाइफ इमोशनल वायलेंस करती है, साइकोलॉजिकल मैनिपुलेशन करती है, फिजिकल वायलेंस करती है, हमारे पास ऐसे केसेस आते हैं जहाँ पर वाइफ ने किचन नाइफ से हस्बैंड को मार मार दिया। हाँ। ठीक है, बहुत से ऐसे केसेस आते क्या हैं होता है कि इन केसेस में? तो हस्बैंड जो है डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट का इस्तेमाल करके वाइफ के अगेंस्ट कोई केस नहीं कर सकता। बट हमारा अटेम्प्ट कानून, टू मर्डर लगा सकता है। हमारा कानून डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट ऑन मैन, ऑन द हस्बैंड को रिकॉग्नाइज ही नहीं करता। बट अब एक कोई। आदमी अब एक आदमी हाँ। अगर थाने जाता है और बोलता है कि जी मेरी वाइफ ने मुझे मार दिया जी, थप्पड़ मार दिया, या फिर ये देखो जी खरोच लग गई है, ये हो गया है, तो पुलिस स्टेशन में अगर एक आदमी जाता है तो सबसे पहले तो ही इज मॉक्ड एट। हाँ, ऑफ कोर्स। बड़ी मुश्किल से हिम्मत करके एक आदमी कोई जाएगा हजारों में से एक, क्योंकि उसको पता है मेरा मजाक उड़ाया जाएगा। हाँ, एक मजाक आदमी का उड़े। मजाक उड़ाया जाता है कि भाई यू आर नॉट अ मैन इनफ, हम्म। यू आर एन एस्केपिस्ट, आप अपनी मैरिज नहीं हैंडल कर पाए, ये तो तुम्हारा घरेलू प्रॉब्लम है, यहाँ पे क्यों लेकर आ गए हो। तो और डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट का एम्बिट इतना बड़ा है कि ये सारी चीजें, इमोशनल वायलेंस, इकोनॉमिक वायलेंस, फिजिकल वायलेंस, सेक्सुअल वायलेंस, ये सारी चीजें डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के अंदर आती हैं। अगर महिला जाके बोलती है, वाइफ जाके बोलती है कि मेरे साथ ये वायलेंस हुआ है, वो डोमेस्टिक वायलेंस का केस कर सकती है। 498 है जो कि क्रूअल्टी के बारे में बात करता है, 498 ए हस्बैंड नहीं फाइल कर सकता। इट्स नॉट अ जेंडर न्यूट्रल एक्ट। बट हस्बैंड के लिए कोई और कानून तो होगा ना जरूर। मैट्रिमोनियल रियल में कोई कानून नहीं है। बट अगर ऐसे जैसे। कोई केसेस हों जहां पर बहुत ही ब्रूटल असॉल्ट हुआ है, अच्छा। ठीक है, कि फॉर एग्जाम्पल। फॉर एग्जांपल ऐसे केसेस हैं जहां पर वाइफ और उसके रिलेटिव्स आए और वो हस्बैंड और उसकी फैमिली के साथ मारपीट उन्होंने कर ली। बट वाइफ ने चाकू मार दिया, हाथ में ऐसे कट लग गया था बड़ा। हाँ, हाँ, इतना बड़ा, तो इस पे कोई केस नहीं बनेगा? इसके ऊपर हस्बैंड जाएगा तो कंप्लेन फाइल करेगा कि मेरी वाइफ ने ऐसे ऐसे मारा है, और फिजिकल असॉल्ट का इसके ऊपर सेक्शन लगा के एफआईआर की जाए, लेकिन प्रैक्टिकल सेंस में वो एफआईआर होती नहीं। अच्छा। ऐसे हमने केसेस देखे हैं जहाँ पर बहुत ज़्यादा प्रेशर डाला जाए, जहाँ पर बहुत ज़्यादा दोनों पार्टीज के बीच में वायलेंस हुआ, मारपीट हुई, वीडियो एविडेंसेस हैं, तो ऐसे केसेस हुए हैं जहाँ पर ऐसा कोई कॉज ऑफ एक्शन बनता है, तो एफआईआर्स हुई हैं जहाँ पर असॉल्ट असॉल्ट बाय ब्लंट ऑब्जेक्ट या इवन अटेम्प्ट टू मर्डर के भी एफआईआर्स हुई हैं, बट ये रेयर इंस्टेंसेस हैं। लेकिन अगर आप डोमेस्टिक वायलेंस की बात करें, क्योंकि स्टार्ट चाकू से नहीं होता ना, स्टार्ट जो होता है दो इंसानों के बीच में जो एक साथ एक घर में एक पति और पत्नी की तरह रह रहे हैं, वो इमोशनल वायलेंस से शुरू होता है। ठीक है, स्टार्टिंग होती है इमोशनल साइकोलॉजिकल मैनिपुलेशन से, शुरुआत होती है वहां से, शुरुआत होती है, फिर आप थोड़ा सा फिजिकल हो जाएंगे। इसको वाइफ, क्वांटिफाई कैसे करते हैं सर? मतलब अगर एक लड़के ने अपनी बीवी पे भी लेट्स से इमोशनल वायलेंस कर दिया, ये इस पे केस बन सकता है? बीवी अगर सिर्फ बोल भी दे कि मेरे साथ इमोशनल वायलेंस हुआ है, होता क्या है इमोशनल वायलेंस? सो अगर वाइफ कहती है कि ऐसी बहुत सारी जजमेंट है कि
मुझे इनफ टाइम नहीं दिया, मुझे इनफ मुझे घर के अंदर इग्नोर किया, या मुझे सोसाइटी में इंसल्ट किया, ठीक है, ओके। सोशली इंसल्ट किया, या फिर मेरे को खर्चे के लिए पैसे नहीं दिए, दैट्स इकोनॉमिक वायलेंस, या फिर मेरी जो भी ज़रूरतें हैं वो पूरी नहीं हो रही हैं, या फिर मुझे सेक्सुअल वायलेंस ये इसमें, केस है? ये केसेस हैं। इज़ इट? यस, इट्स ऑल कम्स अंडर द डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट। मतलब इसका कुछ क्वांटिफिकेशन तो होगा, मतलब मेरे को अब 2 लाख रुपए का बैग खरीदना है, हैंडबैग। अब पति की तनख्वाह ही लाख रुपए है, इस पे तो केस लग जाएगा? हमने बहुत सारे केसेस देखे हैं जहाँ पर वाइफ की डिमांड्स जो थी, वो हस्बैंड की पेइंग कैपेसिटी के बहुत-बहुत बियॉन्ड होती हैं। ठीक है? हाँ। कि मेरे को इस तरह का लाइफ़स्टाइल चाहिए, मुझे इस तरह के हॉलिडेज़ चाहिए, मुझे इस तरह का वो चाहिए। और पति पे पैसा नहीं है, और पति वाइफ उसको पे जॉब नहीं है। हाँ, वाइफ़ जॉब नहीं करती है, लेकिन उसको चाहिए कि मेरा हस्बैंड ये सारी मेरी ज़रूरतें पूरी करे। मुझे ये केस मुझे है? मुझे यूरोप की ट्रिप्स चाहिए, ये सब चाहिए, और हस्बैंड अगर मना कर देता है, हाँ। ठीक है? और वहाँ से ये सारी चीज़ें शुरू हो जाती हैं, ठीक है? अब जब केस किया जाएगा, तो केस में ये थोड़ी लिखा जाएगा कि मेरी जो डिमांड्स थी वो अनरीज़नेबल थी। हुँ। केस में तो यही लिखा जाएगा कि मेरे साथ इस तरह का वायलेंस हुआ, और ये वायलेंस हो जाएगा ये? मेरी ज़रूरतों को पूरा नहीं किया गया। इसको वायलेंस में डाल देंगे सर? देखिए, एक्चुअली अगर हम लेमैन टर्म्स की बात करें, तो ये मतलब दिस इज नॉट अ वायलेंस, ठीक है? हाँ, लेकिन जिस तरीके से केस को फ्रेम डिजाइन करा फ्रेम जाएगा। किया जाता इट है, विल बिकम अ वो वायलेंस। दिस विल नॉट बिकम अ वायलेंस, बट दिस विल बी प्रोजेक्टेड एज इफ ऑल माय नेसेसिटीज हुँ, वर नॉट बीइंग टेकन केयर ऑफ। ओके। या तो शादी करना ही थोड़ा-सा खतरे से खाली नहीं लग रहा।